हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार जुड़ा हुआ हूं और आप सभी लोगों को पढ़ा रहा हूं सामान्य विज्ञान, वो भी एडवांस लेवल की साइंस। आप लोगों के एलडीसी एग्जाम के लिए, छात्रावास अधीक्षक के लिए, स्टेनोग्राफर के लिए, महिला पर्यवेक्षक के लिए, इन सभी भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में अगर आप देखेंगे तो आपके मानव रोग टॉपिक है। और हम आज जो है मानव रोग, जो टॉपिक है मानव रोग, उसी को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले की हमारी संपूर्ण क्लासेस आप लोगों को हमारे YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी, जिसके अंदर टोटल 86 वीडियोस अभी तक अपलोडेड है, जिसके अंदर हमने कंप्लीट केमिस्ट्री कर ली है, फिजिक्स कर ली है और आपके स्पेस टेक्नोलॉजी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को कर लिया है और अब हम बायोलॉजी को शुरू कर चुके हैं। ठीक है। और साथ ही साथ आप लोगों को बता दूं कि पीवाईक्यूज भी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये संपूर्ण निशुल्क बैच है, एकदम बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को इसके अंदर पढ़ाया जा रहा है। मानव रोग के अंदर कल क्लास के अंदर आपने ये सीख लिया था कि जो हमारे जीवाणु जनित रोग है, जिसमें मियादी बुखार की अपन ने बात करी थी, निमोनिया की बात करी थी, इसके बाद में अपन ने बात करी थी अपने टिटनेस है, काली खांसी है, कुकुर जिसे कहते हैं कुकुर खांसी, सिफिलिस है, गोनोरिया है, बोटुलिज्म है, टेक्रोमा है, टिटनेस है, डिप्थेरिया है, इनकी अपन ने बात करी थी। और आज अपन जो है बेसिकली पढ़ने वाले हैं गलसुआ के बारे में। इससे पहले अपन रेबीज, छोटी माता, पोलियो, बड़ी माता यानी जिसे अपन स्मॉल पॉक्स कहते हैं, वो सब अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो आज का अपना टॉपिक स्टार्ट होगा गलसुआ से। गलसुआ को अपन मम्प्स कहते हैं। गलसुआ के बारे में पढ़ने से पहले आज के दिवस की आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। सर आज कौन सा दिवस है? तो आज है दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। और ये हमारे भारत देश के महान वैज्ञानिक, भौतिक विज्ञान के ये वैज्ञानिक थे डॉक्टर सर सीवी रमन जी। उन सीवी रमन जी के द्वारा जो है जो रमन प्रभाव है वो दिया गया था। और उसी प्रभाव और इन्हीं महान वैज्ञानिक की याद में जो है 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। अब हम बात करते हैं मानव रोग के बारे में। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं किसकी? गलसुआ की या मम्प्स रोग की। ये होता है मम्प्स वायरस से, या पैरामिक्सो वायरस भी कहा जाता है, उससे जो है ये रोग होता है। इसका रोग जनक कौन है? मम्प्स वायरस है। और ये फैलता है, जो रोगी होता है जिसको भी ये हो चुका होता है, उसकी लार के संपर्क में आने से ये फैलता है। अब लार में आप उसके संपर्क में कब आएंगे? जब वो खांस रहा होगा, चीख रहा होगा, तब उसके आप अगर पास खड़े हैं या उसने जो है रुमाल का यूज नहीं किया, तो फिर उसकी जो लार वगैरह है वो आपके संपर्क में आ सकती है और आपको ये रोग हो सकता है। यह जो है लार ग्रंथि का रोग कहलाता है। प्रारंभ में क्या होगा? सिर दर्द होगा, ज्वर के साथ में कमजोरी आती है यानी बुखार आएगा और शरीर में कमजोरी भी आएगी। और बाद में जो है कान के नीचे स्थित यहां पर जो ये आपके ना ग्रंथि होती है, कान के जस्ट नीचे वाले पोर्शन में, वहां पर क्या होगा? सूजन आ जाएगी, सूज जाएगा एकदम से। ठीक है। स्थित ग्रंथि में सूजन आ जाती है, तेज फिर बुखार आएगा और दर्द होगा आपको। क्लियर? ये है इसके लक्षण। और बचाव के लिए इसके अंदर एमएमआर का टीका दिया जाता है। सही है। एमएमआर का टीका क्या होता है इसकी अपन आगे एक बार रूबेला और खसरा को पढ़ लेवे, उसके बाद मैं समझाऊंगा। क्योंकि रूबेला और जो खसरा रोग है और जो आपका गलसुआ है, इन तीनों ही के लिए एक टीका लगता है जिसका नाम है एमएमआर टीका। ठीक है। चलिए, अब दूसरा आपके आ जाता है रूबेला। कौन सा रोग आ जाता है? रूबेला रोग आ जाता है, जिसे अपन जर्मन खसरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जर्मन खसरा भी कहते हैं। अभी अपन खसरा रोग की भी बात करेंगे, लेकिन अभी अपन रूबेला की बात कर रहे हैं। और रूबेला को अपन जर्मन खसरा भी कहते हैं, क्योंकि जो खसरा के इफेक्ट अपने को यहां पर दिखाई देते हैं, वैसा का वैसा खसरा एक जर्मन के अंदर भी होता है, जिसका नाम है रूबेला। ठीक है। और जर्मन खसरा रूबेला जो होगा वो रूबेला वायरस से होता है। और ये वायु के द्वारा या लार से संपर्क में आने पर आगे संचरित
होता है। बुखार, सिर दर्द, नाक बहना, लाल आंखें हो जाना, खांसी आना, शरीर पर लाल दाने पड़ जाना, ये सब जो है आपके रूबेला या जर्मन खसरा के क्या है, लक्षण है। और इसके बचाव के लिए भी अपन क्या करेंगे, MMR का टीका लगवाते हैं। किसके अंदर, जब आपको रूबेला या जर्मन खसरा रोग हो जाता है। क्लियर। चलिए, इसके बाद में अब जब अपन ने गलसुआ को पढ़ लिया और जर्मन खसरा को पढ़ लिया, तो तीसरा आपके आ जाता है खसरा, जिसे अपन मील्स भी कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहेंगे, मिसल्स, यानी MEASELES। ठीक है, तो मील हो जाता MEAL, लेकिन यहां पर है एस बीच में, तो मिसल्स कहते हैं। और ये मोरबेली वायरस जो होता है उसके कारण होता है। तो आपका खसरा रोग जो है वो किसके कारण होता है, मोरबेली वायरस के कारण होता है। और वायु रोगी जो ये जो है आपके वायु के द्वारा सीधे रोगी के अंदर पहुंचता है। यानी अगर आप रोगी है भाई, कोई उस जो है खांस रहा है, खड़ा है और उसके सांस वास ले रहा है, उसके पास में जो फिर कोई खड़ा होगा तो वो वायु के द्वारा उसमें भी संचरित हो जाता है। बुखार होना, सिर दर्द होना, नाक बहना, लाल आंखें हो जाना, खांसी, शरीर पर लाल दाने हो जाना, 3-4 दिन के बाद में वो चकते जो है उभर करके बाहर आते हैं। तो आपने देखा कि जो रूबेला है और जो खसरा है उसके लक्षण एक जैसे ही हैं, इसीलिए इस रूबेला को जर्मन खसरा कहा जाता है। बचाव के लिए इसके अंदर भी MMR का टीका लगाया जाता है। तो अब आप जो है समझ गए होंगे कि आपको ये तीनों रोग याद रखने हैं सीधे सीधे से, और तीनों रोगों के अंदर क्या होता है। लेकिन एक बार बार नाम आ रहा है MMR MMR MMR, क्या होता है। बेसिकली MMR जो है इसका मतलब यही है कि जो आपके पास में तीनों रोग है, देखो गलसुआ को कहते हैं मम्स, ठीक है, रूबेला को कहते हैं रूबेला आर, और खसरा को कहते हैं मिसेल्स। इसीलिए MMR का फुल फॉर्म बन जाता है मम्स मिसेल्स रूबेला। क्या, मम्स मिसेल्स रूबेला, ये है इसके टीके का नाम। और इसकी बेसिकली 2 खुराक दी जाती है। पहली खुराक जो है वो दी जाती है आपके कब, तो आप लिख सकते हैं इधर ही, इसकी कितनी खुराक होती है, 2 खुराक होती है। और पहली जो खुराक दी जाती है वो पहली खुराक दी जाती है आपके कब, तो 9 महीने से लेकर 15 महीने का जब बच्चा होता है तब। ठीक है, कब, 9 से 15 महीने के बीच में। ठीक, और जो दूसरी खुराक दी जाएगी वो दी जाएगी 15 मंथ से लेकर के 6 साल तक। ठीक है, 6 ईयर तक आप उसको दे सकते हो। समझ में आ गई बात। तो मम्स जो है या मिसेल्स और रूबेला जो टीका है वो 2 खुराकों में दिया जाता है। पहली खुराक होती है 9 से 15 महीने का जब बच्चा होता है तब दी जाती है, और जो दूसरी खुराक है वो कब देंगे, तो 15 महीने से लेकर के 6 साल तक का बच्चा जब है तब ये दी जाती है। और बेसिकली दोनों टीकों के बीच में, पहली खुराक और दूसरी खुराक के बीच में 4 सप्ताह का जो है इसके अंदर क्या किया जाता है, अंतर रखना होता है। कितने, 4 सप्ताह का अंतर रखना होता है। क्लियर, ये याद रखना। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है एड्स रोग। अब एड्स जो है ये एक ऐसा रोग है जिसका फुल फॉर्म ही कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या फुल फॉर्म होती है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ए से हो गया एक्वायर्ड, आई से हो गया इम्यूनो, डी से हो गया डेफिशिएंसी, एस से हो जाएगा सिंड्रोम। और ये जो है HIV वायरस होता है उसके कारण फैलता है। और ये कब होगा, तो ये असुरक्षित यौन संबंध बनाने से होता है, या रोगी के रुधिर से जो है माता से बच्चों के अंदर फैल जाता है। यदि माता जो है वो अगर इससे ग्रसित है तो उसके खून के द्वारा बच्चे के अंदर ये पहुंच जाएगा। क्लियर। और इसमें शरीर की जो प्रतिरक्षा क्षमता होती है वो पूरी कम हो जाती है, और रोगी जो है अन्य रोगों से फिर ये ग्रसित होना स्टार्ट हो जाता है, और लगातार जो है फिर उसका शरीर क्या हो जाएगा, उसका पूरा का पूरा शरीर जो है वीकनेस आ जाएगी, खाना नहीं पाएगा और एकदम से बेचैन टाइप का रहने लगता है। और इसका पता कैसे लगाएंगे, तो एलिसा टेस्ट होता है इसका, है ना, एलिसा परीक्षण के द्वारा इसका पता लगेगा। और साथ ही साथ एंटी रेट्रो वायरल दवाएं जो होती है वो इसके उपचार के लिए दी जाती है। और इसका मेन
जो उपचार है या मुख्य इलाज जो है वो यही है कि आप ऐसे रोगों से बच करके रहे। क्लियर? चलिए, तो ये आपके हैं वायरस जनित रोग, वायरस से होने वाले रोगों की अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, याद रखना। फिर अब अपने पास में आ जाते हैं अपने कौन से रोग, तो नेक्स्ट आगे आ जाता है हेपेटाइटिस। कौन सा रोग आ जाता है? हेपेटाइटिस रोग आ जाता है। और हेपेटाइटिस जो रोग है वो हेपेटाइटिस वायरस से ही होता है। ये बेसिकली टोटल 5 प्रकार का है, ABCDE। ठीक है, तो हेपेटाइटिस जो है वो कितने प्रकार का है? 5 प्रकार का है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई। क्लियर? आगे देखेंगे कि इसके संचरण। तो जो हेपेटाइटिस ए है वो रोगी के मल से या संक्रमित भोजन या पानी के द्वारा फैलता है। क्लियर? और हेपेटाइटिस बी, सी और डी जो है, बी, सी और डी, ये फैलता है संक्रमित शारीरिक द्रवों के द्वारा। कौन से द्रव? तो जैसे ब्लड का आप जो है एक दूसरे में ट्रांसफर कर रहे हैं तब, या वीर्य या यौन संबंध बनाने पर जो है हेपेटाइटिस बी, सी और डी फैलता है। और हेपेटाइटिस ई जो है वो जल जनित रोग है। कैसा है? जल जनित रोग है। अब आपको यहां पर जब एग्जामिनर को हेपेटाइटिस से क्वेश्चन पूछना है तो वो यही पूछते हैं कि निम्नलिखित में से आपको जो है मान लो ये दे दिया कि यौन संबंधों के द्वारा कौन सा हेपेटाइटिस फैलेगा, और वहां ऑप्शन दे दिए जाते हैं हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई, हेपेटाइटिस बी, और निम्न में से या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, ये दे दिया। तो ऐसे में आपको याद रखना है कि जो हेपेटाइटिस के 3 टाइप है बीच वाले, कौन कौन से? बी, सी और डी, ये फैलते हैं यौन संबंध या हम कह सकते हैं रक्त के माध्यम से। जल जनित कौन सा हेपेटाइटिस है? तो हेपेटाइटिस ई है। और मल के द्वारा या फिर हम ये कह सकते हैं कि भोजन के द्वारा जो हेपेटाइटिस फैलता है वो है हेपेटाइटिस ए। क्लियर? और इसके लक्षण क्या है? तो रोगी का यकृत जो है, लीवर जो है वो प्रभावित होता है। पीलिया जैसे इसमें लक्षण नजर आएंगे, थकान होगी, फ्लू जैसे लक्षण होंगे, और पेट में दर्द होगा, यानी बुखार आना, पेट में दर्द होना, ये सब, पीला पीला शरीर थोड़ा सा हो जाएगा। ये सभी लक्षण जो है हेपेटाइटिस के अंदर आपको दिखाई देते हैं। और बच्चों में जो है इसके टीके लगाए जाते हैं, और वयस्क में रोग होने पर एंटीबायोटिक के साथ में पोषक खाना जो है वो इसमें दिया जाता है। क्रॉनिक हेपेटाइटिस जो है बी और सी, वो लंबी अवधि में ठीक नहीं होने पर गंभीर समस्या उत्पन्न कर सकते हैं, और उससे आपका जो है लीवर रोग हो सकता है, लिवरोसिस हो सकता है, या लीवर कैंसर भी जो है इसमें हो सकता है। तब जब आपके हेपेटाइटिस कौन कौन से? तो आपके बी और सी, जो बीसी हेपेटाइटिस है वो अगर लंबी अवधि तक आपको ठीक नहीं हो रहे हैं, लंबे समय तक ये जो है अगर किसी रोगी को हो रहे हैं, तो फिर ऐसे में समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। व्यक्ति को कैंसर हो सकता है, या उसको जो है लिवरोसिस हो सकता है, और उसकी डेथ हो सकती है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि हेपेटाइटिस 5 प्रकार के होते हैं। ABCD, ए फैलता है मल और खाने से, बी, सी और डी जो है वो फैलते हैं आपके किससे? यौन और वीर्य और रक्त संबंधों से, और आपका ई जो है वो जल जनित है। क्लियर? लक्षण आपको याद रखने ही है। साथ ही साथ ये भी याद रखना कि कौन से जो है हेपेटाइटिस लंबी अवधि तक रहने पर लिवरोसिस हो सकता है, या हम ये कह सकते हैं कि कैंसर हो सकता है, तो वो है बी और सी। क्लियर? चलो, फिर आ जाता है मेनिनजाइटिस। कौन सा आ जाता है? मेनिनजाइटिस। तो मेनिनजाइटिस जो है वो मुख्यतः वायरस से, इसके अतिरिक्त ये कभी कभी जीवाणु, कवक आदि से भी होता है। ठीक है, तो मेनिनजाइटिस जो है वो केवल वायरस से ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, वो कवक या जीवाणु से भी हो सकता है। तो आपके क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा रोग है जो जीवाणु, कवक और वायरस तीनों से हो सकता है? तो वो है मेनिनजाइटिस। ये कफ, खांसी या चीखने से वायु के द्वारा फैलता है। सिर दर्द होना, बुखार आना, गर्दन में अकड़न आदि प्रमुख इसके लक्षण हैं। मति भ्रम, मांसपेशियां, पीठ, गर्दन में दर्द, शरीर पर चकत्ते, भूख नहीं लगना, ये सब इसके लक्षण है। लक्षण तो लगभग सभी के अंदर सेम ही होंगे, हाँ कुछ विशेष है जिनमें अलग दिखते हैं। फिर इसके उपचार के लिए आप क्या करोगे? 1 मिनट, है ना, कोई नहीं। तो इसके उपचार के लिए आप क्या करोगे?
तो एंटीबायोटिक, एंटीवायरल और एंटीफंगल दवाएं जो होती है वो लोगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये कवक से हो रहा है तो एंटीफंगल लेनी पड़ेगी, अगर ये बैक्टीरिया से हुआ है तो एंटीबायोटिक लेनी पड़ेगी, और वायरस से हुआ है तो एंटीवायरल लेंगे। तो जो हुआ है मतलब ये मेनिंजाइटिस जिसके कारण हुआ है उसी प्रकार की हमें दवाई लेनी चाहिए। क्लियर? तो इसके लिए आप क्या करेंगे, डॉक्टर के पास जाकर के सलाह लेंगे, अपना खुद का दिमाग लगा करके ये पता नहीं लगाना है कि ये रोग जो है हमें कैसे हुआ। क्लियर? समझ में आ गई बात? क्यों? और एक घर के जो अपने डॉक्टर होते हैं ना, घर के नुस्खे जो होते हैं वो नहीं अपनाने चाहिए। ये मानव शरीर है भैया, है ना, कोई एक्सपेरिमेंटल लैब नहीं है। अगर लैब होती तो आप अपने शरीर पर बेशक जो है कुछ भी एक्सपेरिमेंट करिए, लेकिन इसमें नहीं करना चाहिए। क्लियर? और हमेशा याद रखना कि बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो। देखो मजबूरियां बहुत सारी है जीवन में, बहुत सारी कठिनाइयां आती है, हमारे भी जीवन में संघर्ष है। आपको लगता होगा कि क्या है, सर को आए स्मार्ट बोर्ड चालू मिलता होगा, आते ही पढ़ाना चालू कर देते हैं और फिर टीम जाने ये जाने। ऐसा नहीं होता है दोस्त, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, तब जाते कहीं ना कहीं जो है ये पढ़ाने के लिए भी हम यहाँ काबिल रह पाते हैं। आपके सामने खड़े रह पाना भी एक बहुत बड़ी बात है, ऐसे ही हम खड़े थोड़ी रह सकते हैं। आप अगर कुछ डाउट पूछते हो तो उस डाउट का समाधान करना भी पड़ता है हमें, इसलिए आप लोगों को भी मेहनत करनी होगी। और आप अगर ये सोच रहे हैं कि वैकेंसी नहीं है, तो दोस्त अगर आप जो है एक सीट के लिए लड़ोगे तो काफी वैकेंसीज है, और अगर ये सोच करके लड़ोगे नहीं 20-20-50 हजार वैकेंसी आए तब तैयारी करूं, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी वैकेंसी कभी आएगी। और साथ ही साथ आपके पास में देखिए ऑप्शन बहुत सारे हैं। एलडीसी की वैकेंसी आई हुई है, स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आई हुई है, महिला पर्यवेक्षक की भर्ती आई हुई है, इसके अलावा आपके जो है आगे आने वाली भर्तियां हैं, ठीक है, और आपके छात्रावास अधीक्षक की आई हुई है। आप ये तो सोचिए कि अगर आपका छात्रावास अधीक्षक में 112 सीटें हैं मान लो, लेकिन वो 112 विद्यार्थी तो कम से कम आपको एलडीसी में दिक्कत नहीं देंगे। और जो एलडीसी के 4000 और विद्यार्थी हैं, जो मान लो 4035 कितनी वैकेंसी है अभी एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन मान लो 4000 वैकेंसी, तो 4000 विद्यार्थी तो कम से कम आपकी कंपटीशन से कम हो रहे हैं। तो आपको तो क्या करना है, उस कंपटीशन के अंदर घुसना है, आपको अपनी तैयारी करते रहना है, एक एक करते विद्यार्थी कम होगा और आपकी मेहनत भी एक दिन रंग लाएगी। क्लियर? जिन विद्यार्थियों ने मेरी बात पहले से सुन रखी थी, जिनको ये पता था कि हाँ हमें तैयारी करनी है और उन्होंने एलडीसी की तैयारी करी है, तो देखो वैकेंसी तो आ चुकी है। अब हो सकता है कि एलडीसी के अंदर उनके 1-2 पॉइंट से बाहर आ गए तो छात्रावास अधीक्षक में अपना सिलेक्शन करवा लेंगे, छात्रावास अधीक्षक में अगर रह गए तो वो स्टेनोग्राफर में अपना सिलेक्शन श्योर करवा लेंगे। और मान लो कि आपकी किस्मत बहुत खराब हुई, आपका भगवान जो है पूरी तरह से आपके खिलाफ खड़ा है और वो चाहता है कि ये पूरा तप करके फिर सरकारी नौकरी में आए, तो हो सकता है कि आपका पटवारी की जो भर्ती आ रही है उसमें हो जाए, लेब असिस्टेंट की जो भर्ती आ रही है उसमें सिलेक्शन हो सकता है। तो आपके पास में आगे बहुत सारे स्कोप है, बहुत सारी वैकेंसी आती जा रही है, लगातार आती रहेगी। ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि वैकेंसी बिल्कुल बस बंद हो गई अब नहीं आएगी एक भी वैकेंसी, ऐसा नहीं होता है। इसलिए आप तैयारी में लगे रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए। आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा क्या समझाना भी जरूरी होता है कभी कभी, अदरवाइज विद्यार्थियों को लगता है कि नहीं भैया बस पढ़ रहे हैं चलेगा, ऐसा नहीं करना है दोस्त, है ना। चलो आगे बात आ जाती है डेंगू की। तो डेंगू होता है डेंगू वायरस के द्वारा। अब इसमें जो है डेंगू वायरस के आप 2-3 नाम पढ़ सकते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कभी कि एक तो होता है ईडिस एजिप्टी होता है, इसके अलावा आपने जो है ईडिस एल्वो विकास पढ़ा होगा, इसके अलावा क्यूलेक्स फंटिंगस होता है, ऐसे अलग अलग इसके नाम आते हैं वायरस के, लेकिन हमें इतना ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। एक जो है एडिस इजिप्टी आप याद रखना चाहो तो याद रख लेना, ईडिस एजिप्टी, ठीक है, बस ये याद रख लेना। ये फैलता किसके द्वारा है ये जरूर याद रखना, तो ये मादा एडिज इजिप्टी जो होता है उसी मच्छर के काटने से ये आगे से आगे संचरित होता है और फैलता है। क्लियर? इसके बाद में ये जो है संक्रमण के 4-6 दिन के उपरांत तो इसमें लक्षण प्रकट करेगा, इसमें अचानक से आपको बुखार आ जाएगा, सिर दर्द होगा, जोड़े मांसपेशियों में दर्द होना स्टार्ट होगा, फिर आपको उल्टी हो सकती है, थकान महसूस होगी, त्वचा पर चकत्ते आएंगे। गंभीर मामलों के अंदर अगर आपको जो है डेंगू हेमरेजिक बुखार आया हुआ है तो फिर आपके आंतरिक शरीर से जो है रक्त स्त्राव होना शुरू हो जाएगा, यानी नाक से है, मसूड़ों से है, वहां से क्या होगा, ब्लडिंग होना शुरू हो जाता है। और अगर आपको डेंगू शॉक सिंड्रोम में
उपरोक्त के अलावा कुछ शौक लक्षण भी देखने को मिल सकते हैं। यानी जब आपको देखो 4-6 दिन हो जाएंगे, उसके बाद ये लक्षण देगा। फिर अगर आपने फिर भी इलाज नहीं करवाया, आप अपने घर पर बैठे रहे, आप ये सोचते रहे कि बस ये ले लो वो ले लो, छोटी मोटी पैरासिटामोल वगैरह ले ली, तो फिर ये इलाज नहीं करा, तो आपको क्या होगा, डेंगू हेमरेजिक बुखार आ जाएगा। उसमें आपका शरीर जो है और ज्यादा थोड़ा सा कठिनाइयों में आएगा, आपको और ज्यादा बेचैनी होगी, आप थोड़ा सा और एक्सट्रीम लेवल पर जो बुखार होता है ना वो हो जाएगा। आप फिर भी नहीं समझे, आप अच्छे डॉक्टर के पास नहीं गए और आपके डॉक्टर ने क्लियर नहीं किया कि आपको डेंगू है और आप उसका इलाज नहीं करवाए, तो आपको हो जाता है फिर क्या, तो इसकी स्टेज आती है डेंगू शॉक सिंड्रोम। और ऐसे में फिर क्या होगा कि आपको बेचैनी होगी, तेज बुखार के साथ में आपको ठंडी, एकदम त्वचा आपकी, बुखार बहुत तेज होगा लेकिन त्वचा जो है एकदम आपकी ठंडी रहेगी, और बेहोशी चाहेगी आपके अंदर, रक्तचाप में गिरावट आएगा, और फिर अंततः जो है अगर आपने फिर भी इलाज नहीं करवाया तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। अब एडिस मच्छरों को पनपने से रोकना चाहिए। सबसे पहला इसका बचाव क्या है, तो हमारे आसपास जो है हमें पानी को इकट्ठा होने नहीं देना है, और पानी अगर कहीं इकट्ठा हो रहा है तो उसमें केरोसिन वगैरह डालते रहना चाहिए, ताकि वहां पर मच्छर वगैरह जो है पनप नहीं सके। और इसके अलावा साधारण डेंगू लाक्षणिक उपचार में ठीक हो जाता है। डीएचएफ और डीएसएस यानी कि डेंगू हेमरेजिक बुखार और डेंगू आपका शॉक सिंड्रोम में अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता होती है। गंभीर स्थिति में इसमें क्या होगा, तो प्लेटलेट्स जो है हमारे शरीर के अंदर ब्लड का भाग होती है, वो प्लेटलेट्स इसके अंदर कम हो जाती है। क्लियर। चलो, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जापानी एनसेफेलाइटिस। कौन सा आ जाता है, जापानी एनसेफेलाइटिस, जिसका वायरस होता है फ्लेवी वायरस। कौन सा होता है, फ्लेवी वायरस। और ये फैलता है क्यूलेक्स मच्छर के काटने से, या फिर सुअर के काटने से भी हो सकता है। धान के खेत क्यूलेक्स मच्छर के पनपने का एक अच्छा माध्यम होते हैं। तो जो धान के खेत होते हैं वहां पर क्यूलेक्स मच्छर जो है उसके फैलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, धान की खेती जहां कहीं भी हो रही हो तो उसके आसपास में जो है रहने से हमें बचना चाहिए। और दूसरा, वहां पर अगर जाकर के घर आते हैं तो जल्दी से नहा धो लेना चाहिए। क्लियर। फ्लेवी वायरस इसका कारण है। तेज बुखार होगा, इसमें सिर दर्द होगा, दौरा पड़ेगा, मति भ्रम, प्रकाश के प्रति अधिक संवेदनशीलता जो है इसमें कमजोरी होती है, यानी कि धूप के अंदर बहुत ज्यादा ही एकदम सेंसिटिव हो जाएगा इंसान, बहुत ज्यादा वीकनेस आएगी। गंभीर मामलों में मस्तिष्क में सूजन आ जाती है और मस्तिष्क को क्षतिग्रस्त भी कर सकता है। कौन, जापानी एंसेफेलाइटिस। क्लियर। और बचाव हेतु इसमें टीका जो है उपलब्ध है, वो लगवाना चाहिए। आगे बात करते हैं अपने, चलिए नेक्स्ट आपके आ जाता है पित्त ज्वर। कौन सा रोग आ जाता है, पित्त ज्वर आ जाता है। और ये पित्त ज्वर कौन से वायरस से फैलता है, तो आर्बो वायरस, जिसे अपन फ्लेवी वायरस कहते हैं, उससे ये फैलता है। और एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से ये आगे से आगे क्या होगा, फैलता जाएगा। ठीक है। जो आर्बो वायरस है वो तो आपको क्या करता है, इसका कारण है, लेकिन ये जो है आगे से आगे संचरित कौन करेगा, तो वो करता है एडिस एजिप्टी मच्छर, जैसे डेंगू के अंदर भी है। क्लियर। मादा इजिप्ट एडिजी जो थी वही आगे इसको संचरित करती है। ज्वर, सिर दर्द, उल्टी, जी मचलाना, गंभीर स्थिति में हृदय, यकृत और वक्र को भी गंभीर नुकसान हो सकता है पित्त ज्वर के अंदर। बाजार के अंदर इसके लिए जो टीके उपलब्ध है वो लगवा देने चाहिए। और अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और जो दक्षिण अमेरिका के कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य में स्थित जितने भी देश है वहां पर ये बेसिकली ज्यादा होता है। तो ये याद रखना कि जो पित्त ज्वर है वो आपके अफ्रीका और अमेरिका के अंदर जो दक्षिण आपकी कर्क रेखा है और जो मकर रेखा है उनके मध्य के जो देश स्थित है वहां पर ये ज्यादा होता है। इसके बाद चिकनगुनिया, ठीक है, जो कि अल्फा वायरस से फैलता है और ये मच्छरों के काटने से आगे बढ़ेगा। अचानक ज्वर और जोड़ों में दर्द होगा, थकान, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द होगा। लक्षणात्मक उपचार इसका जो है किया जाता है, जैसे जैसे लक्षण दिखेंगे उस हिसाब से इस चिकनगुनिया का क्या होगा, इलाज किया जाता है। फिर आ जाता है ब्लड फ्लू, जो अभी हाल ही में जैसे कोरोना फैला था वैसे ही ब्लड फ्लू भी पहले फैला हुआ है। तो बर्ड फ्लू जो है वो आपका एवियन इन्फ्लुएंजा जो है, इसका क्या होता है, वायरस होता है। कौन सा, एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू का। ठीक है। एशियन हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा, इसके अंदर दो नाम आ जाते हैं आपके। एक आता है HPAI। कौन सा आ जाता है, HPAI, जिसकी फुल फॉर्म है
एशियन हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस, और एक होता है H5N1 वायरस, और होता है कौन सा होता है H5N1 वायरस। और ब्लड फ्लू का कौन सा वायरस है, इस प्रकार का एक क्वेश्चन आया था, और वहां पर HPAI यानी कि एशियन हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा जो है वो ऑप्शन में नहीं था, क्योंकि ये सभी को पता था। लेकिन जो H5N1 वायरस है ये नया नाम था और ये ऑप्शन में दिया गया था। तो आपको याद रखना है कि ब्लड फ्लू का दो वायरस होता है, एक होता है HPAI जिसे अपन कहते हैं हाईली एशियन पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा, और दूसरा है H5N1। वायु जनित संक्रमण मुख्यतः पक्षियों को संक्रमित करता है ये, लेकिन फिर भी कई बार जो है मानव के अंदर भी फैल जाता है। और ये ब्लड फ्लू इसका नाम इसीलिए क्योंकि ये पशु पक्षियों में ज्यादा फैल रहा था, लेकिन बाद में ये मानव के अंदर भी प्रवेश कर गया था। बुखार, खांसी, गले में खराश, शरीर में दर्द, श्वास संबंधी समस्या इसके अंदर होती है। जो इसका दवा है उसका नाम है ऑस्टेला मिवीर। क्या है? ओसेल्टा मिवीर जो है इसकी दवाई है, और इसे भारत के अंदर दूसरे नाम से जाना जाता है, और वो नाम है टेमी फ्लू। क्या? तो भारत में इसे टेमी फ्लू कहा जाता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट है फिर आपका एक स्वाइन फ्लू और फैला था, जो कि इसका कारण होता है इन्फ्लुएंजा A H1N1। क्या होता है? इन्फ्लुएंजा A H1N1। क्लियर? और वायु जनित संक्रमण खांसने, चिकने, लार के द्वारा ये संक्रमित होता है। और इन्फ्लुएंजा के समान इसमें भी लक्षण वही बुखार, गले में खराश, आपका गंभीर कमजोरी आना, शरीर में दर्द होना, श्वसन तंत्र को प्रभावित करना, यही सब जो है स्वाइन फ्लू के भी लक्षण है। और साथ ही साथ भारत के अंदर ये मई 2019 में इसका पहला केस जो है वो रिपोर्ट किया गया था। कब स्वाइन फ्लू का पहला केस आया था? मई 2009 के अंदर। टेमी फ्लू दवा उपचार में प्रयोग ली जाती है, तो इसके अंदर भी जो ब्लड फ्लू में दवाई लगाई जाती है वही स्वाइन फ्लू के अंदर भी दवाई उपयोग में ली जाती है। फिर आपका आ जाता है जिसने आप लोगों को बहुत परेशान किया अभी जस्ट वाला, कौन सा भैया? अरे कोरोना कोविड-19। क्लियर? तो कोरोना कोविड-19 जो है कोरोना वायरस, जिसका फुल फॉर्म आप जानते हैं SAR, सार्स CoV कोव 2। सार्स कोव 2 जो है इसका वायरस था, और वायरस युक्त बूंदों के आंखों में, नाक, मुंह, इनसे सीधे संपर्क में आने पर किसी के ये फैलता है। ठीक है? इन्फ्लुएंजा के संपान इसमें भी लक्षण होते हैं, बुखार आएगा, जुकाम होगा, खांसी होगी, थकान होगी, श्वास में दिक्कत होगी। क्लियर? और भारत के अंदर इसका पहला केस कब देखा गया था? तो जनवरी 2020 के अंदर देखा गया था। इसका जो आपका लक्षण दिखने के बाद में जो इलाज करने का पहला तरीका है वो है RT-PCR। आपको पता ही होगा RT-PCR बहुत सारे लोगों की हुई थी। साथ ही साथ इसके जो है अभी तो हर भारतीय ने लगभग 2 डोज भी लगा लिए हैं। अब शायद ये कोविड जो है आगे आपको देखने को नहीं मिले, अब तो इसका इफेक्ट बहुत कम हो गया है। रेयर टू रेयर केस में अब जो है कहीं कहीं पर केस देखे जा रहे हैं, बाकी अब कोविड जो है पूरी तरह से चला गया है लगभग। ठीक है? चलिए, ये सभी जो रोग हैं अपने कौन से थे? वायरस जनित रोगों की अपन ने बात करी है, जो वायरस के द्वारा उत्पन्न होते हैं और वायरस के द्वारा ये आगे संचरित हो रहे हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अपने पास में आ जाते हैं प्रोटोजुआ से जनित रोग। कौन से रोग आ जाते हैं? प्रोटोजुआ जनित जो रोग है उनकी अपन बात करते हैं। तो प्रोटोजुआ जनित के अंदर सबसे पहला रोग आ जाता है निंद्रा रोग, जिसे अपन टिप्रेनोसोमा नामक जो इसका प्रोटोजुआ होता है उससे ये फैलता है। कौन सा? निंद्रा रोग, जिसके अंदर आपको बार बार नींद आने वाला नींद का रोग कहते हैं इसे। निंद्रा रोग टिप्रेनोसोमा नामक इसका प्रोटोजुआ होता है, और ये फैलता किसके कारण है? तो सीसी जो मक्खी होती है उस मक्खी से ये आगे फैलता है। और इसमें क्या होगा? तो बुखार, सर दर्द, जोड़ों में दर्द, लसिका ग्रंथि बढ़ जाती है, शारीरिक और मानसिक निष्क्रियता उत्पन्न होती है, रोगी को कमजोरी महसूस होती है। ठीक है? और इसके अंदर एंटी पैरासाइटिक जो दवाएं होती है उसका उपचार किया जाता है। किसका? एंटी पैरासाइटिक जो उपचार है वो इसके अंदर लिया जाता है। इसके अंदर तो आपके निंद्रा रोग के अंदर। क्लियर? याद रखिएगा, इंग्लिश में इसको कहते हैं स्लीपिंग सिकनेस। बाकी तो ये आपको नोट्स रख के याद रखने की बातें हैं। फिर अपना पेचिस अमीबिया रोग एक होता है जो एंट अमीबिया हिस्टोलाइटिक से फैलता है। किससे?
एंट अमीबा हिस्टोलाइटिक, ठीक है। पानी के द्वारा ये आगे से आगे संचरित होता है, यानी पानी से इसका संपर्क आगे बढ़ता है। फिर इस रोग में आंत में संक्रमण फैलता है और रोगी को दस्त होते हैं। गंभीर अवस्था में आंत में घाव हो जाता है, मल से बाहर आता है, भोजन का अवशोषण कम हो जाता है और रोगी को कमजोरी महसूस होती है। अब लक्षण तो बार बार क्या ही बताऊं मैं, है ना, याद रखिएगा। इसमें तो आपको बस ज्यादातर चीजें तो यही पूछी जाएगी, इनका एक तो कारक कौन है सबसे पहला तो, या फिर ये भी पूछ लिया जाता है प्रोटोजोआ जनित कौन सा है कौन सा नहीं है। तो आपको जो है जितने भी नाम बताए जा रहे हैं, जैसे पहले अपन ने बात करी जीवाणु जनित, तो उनकी एक लिस्ट बनाकर याद कर लीजिएगा। विषाणु जनित की लिस्ट बनाकर याद करना, प्रोटोजोआ जनित जो है उनकी लिस्ट याद रख लेना, आपका काम हो जाएगा। इसके बाद मलेरिया आता है जो प्लाज्मोडियम से होता है। एनोफेलिज मादा मच्छर होती है, उससे ये फैलता है। और इस रोग में भी क्या होगा, तेज बुखार आएगा, आरबीसी नष्ट होने से शरीर में कमजोरी आती है और रक्त की कमी होने पर इसमें जो है रोग की तिल्ली यानी जो स्प्लीन होती है, यकृत होती है, वो सभी प्रभावित होते हैं। इसके उपचार के लिए आपको पता ही होगा, कुनेन है, पेलुट्रिन है, क्लोरोक्विन है, आपका पिमराकिन है। पानी में गेम्बूसिया मछली जो है डाल देते हैं और गेम्बूसिया मछली बेसिकली क्या करती है, तो मच्छरों के लार्वा को पानी में ही खा जाती है और उससे क्या होगा कि जो एनोफेलिज मच्छर है ये आगे से आगे नहीं पहुंचेगा और जब ये मच्छर ही नहीं होगा तो मलेरिया रोग भी आगे संचरित नहीं होगा, ठीक। इसके बाद एक आता है पायरिया जो कि होता है एंट अमीबा जिंजेविलिस, किससे, जिंजेवेलिस जो है उससे ये होता है पायरिया रोग। ये भोजन के द्वारा होता है। इसमें क्या होगा, तो मसूड़ों से पस निकलना, मुंह में से बदबू आना, दांतों का ढीला हो जाना, फिर गिर जाना, ये सब पायरिया जो है दांत से रिलेटेड है। और इसमें हमें क्या करना चाहिए, तो विटामिन सी से संबंधित जो चीजें होती है उन्हें ज्यादा से ज्यादा उनका सेवन करना चाहिए, ठीक। फिर एक आपका आ जाता है कालाजार रोग जो कि लिस्मेनिया नामक वायरस से होता है और इसको आगे कौन फैलाता है, तो बालू मक्खी जो होती है वो फैलाती है। इसमें तेज बुखार आएगा और ये एक घातक रोग है, ठीक। चलो, इसके बाद में नेक्स्ट आपके आ जाते हैं कृमियों से जनित जो रोग होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। अब मैं देखो लक्षण वगैरह नहीं पढ़ूंगा, कोई इंपॉर्टेंट होंगे वो बता दूंगा। बाकी अब इसको आज मुझे जो है मानव रोग को पूरा करना है, ठीक है, इसलिए मैं यहीं पर इसको समाप्त कर दूंगा आज। इसलिए जल्दी जल्दी थोड़ा सा बता देता हूं, आपका समय भी व्यर्थ नहीं करूंगा, मेरा भी नहीं करूंगा। आपको पहले ही बता दिया है, इसमें चीजें याद करनी पड़ेगी, तो सीधे सीधी सी बात है, याद कर लो, है ना। फिर देखिए रोग है एस्केरियासिस जो है वो ए लुब्रिकोइडिस इसका नाम है, उससे ये फैलता है। कौन सा है, ए लुब्रिकोइडिस, ठीक है। और ये भोजन के द्वारा आगे फैलेगा, बाकी वही है पेट दर्द वगैरह। टीनियासिस जो होता है वो टीनिया सोलियम से फैलता है। इसका जो है आपका कृमि कौन है, टीनिया सोलियम होता है और ये मिट्टी के अंदर उपस्थित होता है, ये याद रख लेना। और भोजन के माध्यम से ये शरीर में प्रवेश करता है, क्लियर। ये थे कृमि से जनित दो रोग है, याद रख लेना नाम। फिर आपके फंगल डिजीज है जो कवक के द्वारा संचित होते हैं या कवक के द्वारा जनित रोग जो है उनकी अपन बात करते हैं। तो एक है एस्परजिलोसिस, एक है आपका स्कैल्प रिंगवर्म और एक होता है दाद जिसे अपन रिंगवर्म कहते हैं और एक होता है स्कैल्प रिंगवर्म। स्कैल्प जो रिंगवर्म है उसका संबंध बालों से है। आपके सिर के अंदर जो है ये दाद रोग हो जाएगा, आपके शरीर पर जो है सिर के अंदर केवल क्या होगा, दाद हो जाएंगे, व्हाइट व्हाइट एकदम चकते चकते टाइप के, ठीक है। और दाद जो है वो आपका पूरे शरीर पर हो सकता है। और एथलीट फुट एक रोग होता है जो ट्राइक्रोफाइटोन से फैलता है और दाद जो है वो भी आपका ट्राइकोफाइटोन से फैलता है। और स्कैल्प जो रिंग वार्म है वो फैलेगा टीनिया कैपिटिस से। और एस्परजिलोसिस जो है वो आपका एस्परजिलम फ्यूमिगेट्स से जो है आगे फैलता है, ठीक है। अब इसके नाम ऐसे हैं, थोड़े से आपको खुद को याद रखने पड़ेंगे, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी ये याद रखना, वायु के द्वारा, बीजाणु के द्वारा, ये भी वायु द्वारा और ये वायु के द्वारा आगे फैलते हैं। इनके लक्षण यहाँ पर दे रखे हैं, सभी में सेम ही है लगभग। और आपको क्या करना है, तो कवक रोधी जो एंटी फंगल दवाइयां आती है वो हमें लेनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को एक सेकंड चेक कर लेता हूँ रिकॉर्डिंग सही हुई। Okay. देखिए एक बार मैं आप लोगों को बता दूं कि अपन ने बैक्टीरिया से जनित रोगों की बात कर ली, इसके बाद में अपन ने प्रोटोजोआ से जनित की बात कर ली, आपके वायरस से जनित रोगों की बात करी, कर्मियों से जनित रोगों की बात करी और अभी लास्ट में अपन ने जो है किसे,
जो अपने कवक है, फंगल्स है, उनसे जनित रोगों की बात भी कर ली है। ठीक है, तो अब जो है आपके ये मेन रोग है जिनके बारे में अक्सर एग्जाम के अंदर पूछे गए क्वेश्चंस हैं, वो यहाँ पर होते हैं समाप्त। इसके अलावा भी कुछ छोटी मोटी चीजें रहेगी या कुछ रहा होगा तो अपन जो है कल इसको कंप्लीट कर देंगे। वैसे मेरे हिसाब से ये यहीं पर समाप्त होता है। आप लोगों को जो है इसके कंप्लीट जो हमारी बुक है वो बहुत जल्दी आप लोगों के पास में मार्केट के अंदर आने वाली है। बस अब इंतजार खत्म है, ये मान के चलो प्रिंटिंग के लिए चली गई है। तो अब जो है आप समझ ही गए होंगे कि 1-2 दिन का वेट और है। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर, प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।